देखिए ये क्वेश्चन क्लास 12 का है, यूपी बोर्ड का है, ठीक है। एक बच्चे ने टेलीग्राम में भेजा था, ठीक। इसमें क्या है देख लो जरा। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स प्लस है वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हमारा जो x है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कॉट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इस वजह से नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको मानक इक्वेशन से तुलना करेंगे। ये देखने में कैसी इक्वेशन लग रही है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है। तो तुलना करेंगे, पहले तो लिख दो इसी को, डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर लिख सकते हो कॉट एक्स और इसको लिख दो वाई इज इक्वल टू लिख दो 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब जो मानक समीकरण होता है रैखिक मानक समीकरण, मानक रैखिक समीकरण, मानक रैखिक समीकरण कौन सा होता है? मानक बोलें या स्टैंडर्ड बोलें, ये क्या होता है? ये हमारे पास होता है, यहाँ पर लिख लो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू होता है क्यू के, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो जब हमें इस फॉर्म में इक्वेशन मिलती है तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन का कंपेयर करके पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। तो पी और क्यू की वैल्यू निकाल लो। तो तुलना करने पर तुलना करने पर क्या आएगा? यहाँ पर पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी कॉट एक्स और क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? जो क्यू की वैल्यू आएगी कैपिटल क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट एक्स, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे। अब जब ये ऐसा समीकरण होता है तो उसके लिए सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आई एफ को कहा जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फार्मूला होता है आई एफ बोलते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? ई की पावर जाते हैं और इंटीग्रेशन का निशान लगाते हैं, यहाँ पर पी और डी एक्स। ये हमारे पास फार्मूला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं। यहाँ से आई एफ निकल आएगा कैसे? आई एफ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ई, यहाँ पी कितना है? पी की वैल्यू हमने निकाली है कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है कॉट एक्स और डी एक्स। जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना आता है? कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आता है ई की पावर लॉग साइन एक्स आता है। क्या आता है? कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आता है ई की पावर लॉग साइन एक्स आता है, ठीक है। सुन रहे ना? इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है लॉग साइन एक्स, ठीक। यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। अब इसका लॉग की प्रॉपर्टी होती है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ई की पावर लॉग है और इसका बेस ई है और यहाँ पर अगर ए दिया हुआ है, ठीक है, ए दिया हो या एन दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो यहाँ पर ये दोनों क्या होते हैं? ए को आगे भेज देते हैं और यहाँ पर ये बन जाता है जाके लॉग बेस ई इंटू ई। तो ये हमारा 1 बन जाता है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है। कुल मिला के हमें इतना याद रखना है, कभी भी ऐसी कहानी आती है कि ई की पावर लॉग बेस ई और उस ए है तो हमेशा इसकी वैल्यू ए हो जाती है, यानी यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा। ये एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसी का यूज कर लो यहाँ पर। जब उसका यूज करोगे यहाँ से हमारे पास आई एफ लिखो, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आई एफ। तो यहाँ से आई एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई एफ की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा? साइन एक्स। ये हमारे पास आई एफ आ गया। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ये लॉग की प्रॉपर्टी का यूज हुआ था, ठीक है। सिंपल सा याद रखना है कभी भी। जो अगर इसका बेस ई है, ठीक है, मेंशन नहीं है लेकिन ई बेस है, यहाँ पर ई क्या होगा और यहाँ पर भी ई है, तो
तो ये साइन आगे आ जाएगा, बस साइन आगे कर देना है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो उससे कोई मतलब ही नहीं। अब इसका जो मानक वो हल होता है, मानक हल रैखिक समीकरण का, रैखिक समीकरण का मानक हल क्या होता है? मानक हल हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो लिखा जाता है y इंटू आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होता है, इंटीग्रेशन का निशान लगाओगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे q और यहाँ पर आई एफ लिख दोगे और उसके बाद dx कर दोगे प्लस का c। ये हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है? फार्मूला होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, बस वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ से जो है देखो आई एफ वाई आई एफ कितना निकाला है आपने? आई एफ निकाला है साइन एक्स, तो ये साइन एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन का निशान लगा दो क्यू की वैल्यू कितनी है? क्यू की वैल्यू ये है, क्यू की वैल्यू कितनी है? 2x एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है कॉट एक्स, क्या है? कॉट एक्स। ये हमारा क्या है? यहाँ पर है आई एफ, ये तो क्यू की वैल्यू थी और इसके बाद आई एफ से मल्टीप्लाई, आई एफ कितना निकला है? साइन एक्स, और यहाँ पर फिर डी एक्स, फिर उसके बाद सी है, ठीक। अब चलो, अब क्या करते हैं, y साइन एक्स यहाँ पर कर देंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पर हमारे पास कितना है, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये 2x और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ले आओगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, और कॉट एक्स को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? कॉट एक्स को लिख सकते हो कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, और फिर उसके बाद डी एक्स लिख दो, पूरे में डी एक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद सी लगा दो, साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करने का मतलब है कि इसको हम क्या करते हैं, इस वाले को एक साथ ले लेते हैं, यानी 2x साइन एक्स, और ये dx एक तरफ ले लेते हैं। अब इसके साथ इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं, यानी इन सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर लिए हैं। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर है और कॉस एक्स है, ठीक है, और ये dx है, बाकी सी है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने क्या किया है, इन लोगों को अलग अलग कर लिए हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग कर लिए हैं, ये सब साथ में था ना, तो हमने इस वाले पार्ट का अलग कर लिया है, इस वाले को ये कर लिया है। यहाँ पर साइन से साइन कट चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वाले फंक्शन को नहीं छेड़ना है, इसको ऐसे ही रखना है जैसे है, ठीक है। सारा काम इसमें करना है, इसको नहीं करना है, इसमें करना है, ठीक है। इसको छेड़ना नहीं, जैसे है वैसे रख देना है और इसको कर देना है सॉल्व। अब यहाँ पर सॉल्व करने से पहले इस वाले फंक्शन को देखो, इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसके लिए एक फार्मूला देख लो। फार्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए गए हैं, क्या है, दो फंक्शन, एक फंक्शन हमारा मान लेते हैं f1 है, दूसरा f2 है, और इनका हमें क्या करना है, समाकलन करना है, dx करना है। तो इनके लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कि पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, दूसरे फंक्शन का डिफरेंस इंटीग्रेशन कर दो, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो और dx लिख दो। पहले को ऐसे ही लिखा, दूसरे का इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, यानी समाकलन कर दिया। फिर उसके बाद माइनस लगाओ और यहाँ पर समाकलन का निशान लगेगा, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो, यानी f1 डैश कर दो, फिर उसके बाद दूसरे फंक्शन का समाकलन कर दो, यानी f2 dx कर दो, फिर यहाँ से ब्रैकेट बंद करके dx यहाँ लगा दो, ठीक है। ये बात तो सबको आ जाती है, यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होता है। डाउट सारा क्रिएट होता है कि इसमें कौन से फंक्शन को हमें पहला फंक्शन मानना है और कौन से फंक्शन को दूसरा फंक्शन मानना है।
अब यहाँ पर तो हमने F1 और F2 लिख दिया, तो कोई समस्या ही नहीं आई, F1 उसको मान लिया, F2 इसको मान लिया। लेकिन अगर हमारे पास F1 और F2 ना लिखा हो, यहाँ पर G और U लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो हमें क्या करना है, पहले फंक्शन कौन सा होगा। अभी F1 और F2 डिफाइन नहीं है, तो हमने अपने हिसाब से फार्मूला एडजस्ट कर लिया है। लेकिन सारी कहानी बच्चों को समझ में नहीं आती कि यहाँ पर F1 क्या होगा, F2 क्या होगा। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है आइलेट का। क्या होता है? आइलेट का। यहाँ साइड में देख लो, आइलेट का। फंक्शन के लिए बता रहा हूँ, ये सिंपल से याद रखना है, आइलेट। ठीक, इसको याद रखना है। ये जो लिखा हुआ है क्रम पे लिखा हुआ है। अगर कहीं पर आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इनवर्स। इनवर्स। अगर कहीं पर इनवर्स फंक्शन आता है, कहीं पर इनवर्स फंक्शन आता है, इनवर्स फंक्शन का मतलब है जैसे साइन इनवर्स एक्स आ जाए, tan इनवर्स एक्स आ जाए, ठीक है, और भी कॉस इनवर्स कुछ भी आए। अगर इन सब में ये जो हमारे पास दोनों फंक्शन दिए गए हैं, चाहे F1 चाहे F2, जिस फंक्शन में इनवर्स फंक्शन आएगा यानी ये वाला फंक्शन आएगा, तो पहली प्रायोरिटी होगी कि इसको हम क्या मानेंगे? पहला फंक्शन। ठीक है, ये सीक्वेंस है फंक्शन मानने का। फिर उसके बाद एल का मतलब होता है लॉग वाला फंक्शन। लॉग फंक्शन में जैसे हमारे पास आ जाए लॉग कॉस एक्स आ जाए, लॉग साइन एक्स आ जाए, है ना। अगर ये फंक्शन आता है, अगर इनवर्स मौजूद नहीं है, लॉग आया तो फिर लॉग को पहला मान लेंगे। अगर इनवर्स और लॉग दोनों है तो इनवर्स को पहले माना जाएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। ए का मतलब है एलजेब्रा। एलजेब्रा, अगर कहीं पर भी एलजेब्रा फंक्शन आता है, एलजेब्रा फंक्शन का मतलब है एक्स आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स क्यूब आ जाए, एक्स की पावर क्यूब प्लस 3 आ जाए, कुछ भी आए, तो इसको हमें क्या मानना होगा? पहला फंक्शन मानना होगा। ये सीक्वेंस है, इस वजह से मैं इस पे जोर दे रहा हूँ। एक बच्चे ने पूछा भी था कि कंफ्यूजन यही क्रिएट होती है। अगर इन तीनों में से, तीनों फंक्शन में से दो फंक्शन आ गए यानी लॉग और एलजेब्रा आया, तो हमें लॉग को पहला लेना है। इनवर्स और एलजेब्रा आया तो इनवर्स को पहला लेना है। ये जो बोल रहा हूँ सुन लो, फिर से रिपीट भी कर लेना। अगर लॉग और एलजेब्रा आया तो क्या लेना है? लॉग लेना है। हाँ, अब इसके बाद क्या है? टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे हमारे पास साइन एक्स आ जाए, यहाँ पर साइन इनवर्स है, यहाँ टैन इनवर्स है, यहाँ पर साइन एक्स है, यहाँ कॉस एक्स है, यहाँ पर टैन एक्स है, ये सब अलग अलग है। लॉग के साथ अलग बात हो जाती है, अलग से अलग हो जाती है। ठीक है, अगर ये फंक्शन आता है कहीं पर, ठीक है, तो फिर इसको हमें क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहला फंक्शन मानना है। कब मानना है? जब ये तीन मौजूद ना हो, ऊपर के तीन मौजूद नहीं होंगे तब इसको पहला फंक्शन मानना है। अगर ये तीन मौजूद है तो फिर इसको नहीं मान सकते। ठीक है, इसके बाद ई आता है लास्ट में, एक्सपोनेंशियल, यानी सबसे बाद में अगर ये तीनों चारों फंक्शन मौजूद नहीं है तब हमें लास्ट में जाके एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहला फंक्शन मानना होता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। एक ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल। ये सीक्वेंस ही इंपॉर्टेंट है, इसी के बिहाफ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कौन सा पहला फंक्शन होगा। ठीक, इसको याद रखना, मैंने बता दिया है। अगर कहीं पर डाउट होगा तो फिर दोबारा वीडियो देखोगे, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर यूजिंग लाइट के बाद जो आ रहा है एक्सपोनेंशियल है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है ये भी देख लो। ई की पावर एक्स हो, ई की पावर एक्स हो, ई की पावर साइन एक्स हो, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आते हैं। अब इसका यूज करना है, इस वाले पार्ट को हमें छेड़ना नहीं है, जैसे है वैसे ही रखना है, सारा काम इसमें करना है। ठीक है, यहाँ पर करो वाई, ये कितना है? साइन एक्स है। ठीक है, इज इक्वल टू, हमने बोला इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है, 2x साइन एक्स और ये dx है। ठीक है, चलो अब इसमें देखो, इसमें क्या है ना, यहाँ पर कहीं इनवर्स फंक्शन है दोनों में? नहीं है, इनवर्स नहीं है। क्या लॉग वाला है? नहीं है, लॉग भी नहीं है। क्या एलजेब्रा? हाँ, एलजेब्रा वाला है। एलजेब्रा में ये होता है ना, एलजेब्रा फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक। और इस सीक्वेंस में देखो एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर है। अगर ये ऊपर है यानी इसको सबसे पहले, अगर एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ में आते हैं तो हमें एलजेब्रा वाले को पहला फंक्शन मानना होगा। ठीक है, क्या मानना होगा? पहला फंक्शन मानना होगा, बस, अब कुछ नहीं रह गया।
करो इसमें प्लस। पहला फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, जैसे है वैसे ही लिख दो। पहले फंक्शन को लिख दिया एक्स स्क्वायर, दूसरे फंक्शन को क्या करना है, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, यानी समाकलन करना है। कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है। क्या होता है, साइन एक्स होता है। ठीक है, इसके बाद माइनस का निशान लगाना होता है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करना होता है, फिर ब्रैकेट यूज करना होता है। पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट, यानी ये क्या आ जाएगा, एक्स का 2x आ जाएगा। ठीक है, एक्स का 2x आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा। फिर उसके बाद इसका 2x आ गया। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। ये कितना आ जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, और यहाँ पर dx आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिख दो, क्या लिख देना है कि अगर हमारे पास कहीं पर cos x है, उसका समाकलन करना है, तो ये आता है sin x प्लस का c। ठीक, अब इसके अलावा यहाँ पर प्लस c था, उसको लिख दो। देखो, अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पर देखने से ये लगेगा कि यहाँ पर जो दिया गया है ये वाला फंक्शन, सॉरी यहाँ पर क्या है, ये फंक्शन माइनस में है और ये प्लस में है, इस वजह से इसको हमने छुआ नहीं था, इसको ऐसे ही काट देंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y साइन x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर साइन x और प्लस का c, ये हमारा आंसर आएगा। लेकिन इसमें शायद कुछ कंडीशन दी थी, उसको भी लिखना हम भूल गए हैं, उसको देख लेते हैं, एक मिनट। कोई कंडीशन नहीं, ठीक है, सही है, यही क्वेश्चन था। ठीक, तो ये हमारा एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर एक और आ सकता है कि साइन एक्स को डिवाइड कर दो। जब डिवाइड कर दोगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा c, ये साइन उल्टे में आएगा नीचे, तो ऊपर जब ले जाएंगे कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक एक्स आ जाएगा। तो ये भी आंसर हो सकता है, ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला भी सही है, दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मेन बात बताने के लिए इस वजह से इसमें टाइम दिया हमने, क्योंकि इस बच्चे को ये कन्फ्यूजन थी कि पहले फंक्शन को क्या माने। तो ये आपको याद रखना है, आइलेट अगर याद रहेगा तो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा कि पहला फंक्शन कौन होगा, दूसरा फंक्शन कौन होगा, तीसरे फंक्शन की जरूरत ही नहीं, पहले और दूसरे में बात आती है। तो ये सीक्वेंस है। अगर ये चारों फंक्शन में से दो दिए गए हैं, यानी इनवर्स और एल, तो इनवर्स को पहला मानना है। एल और एलजेब्रा दिया गया है, यानी तो लॉग को पहले मानना है। एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्रिक दिया गया है, तो किसको मानना है, एलजेब्रा को। ट्रिग्नोमेट्रिक को एक्सपोनेंशियल दिया गया है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को। लास्ट में जब कुछ नहीं दिया गया तो एक्सपोनेंशियल को माना जाता है। ठीक, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी अगले क्वेश्चन में और बता देंगे। एक इसी क्वेश्चन में देख लो, उसको एक डाउट और था, वो बोल रहा था कि कह रहा था कि सर कहीं पर लॉग ले लेते हैं, यानी ये जो कांस्टेंट हमने सी लिया है, कहीं पर लॉग सी ले लेते हैं, कहीं पर कुछ और ले लेते हैं। देखो, अगर आपके पास समाकलन करते हैं, यहाँ साइड में देख लो, अगर हमारे पास 1/y dy आया, ऐसी कहानी बनती है, 1/x dx बना, फिर उसके बाद जब हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, log y आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, log x आएगा। इस केस में जब सब जगह log है तो हमको क्या करना होगा, जो हमारा कांस्टेंट है उसको log ही लेना होगा। क्या बोल रहा हूँ, अगर सब जगह कांस्टेंट में हमारे पास log आया, जैसे यहाँ पर log y आया, log x आया, अब जो हम कांस्टेंट लेंगे, क्योंकि ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या लेना है, तो हमको सुविधा के लिए अगर यहाँ पर भी log है, यहाँ पर भी log है, तो जो कांस्टेंट है उसको भी log मान लेते हैं, यानी log c मान लेते हैं। ठीक है, अगर आप log c नहीं मानते हैं, कैपिटल C मानते हैं, तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन एग्जामिनर सोचता है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए, इस वजह से हो सकता है वो नंबर काट दे। आप C मानेंगे तब भी सही बात है आपकी, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अब कुछ नंबर लेने हैं तो हमको जैसा है कॉन्सेप्ट उसी के हिसाब से चलना है। ये C रखोगे, कैपिटल C रखोगे, कैपिटल D रखोगे, कुछ भी रखोगे, गलत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन अगर
एग्ज़ाम में नंबर लेना है तो आपको लॉग सी ही लेना होगा, जिससे एग्ज़ामिनर को अच्छा लगे। अच्छा क्या लगे, ये कॉन्सेप्ट माना जाता है कि हम लॉग सी ले लें तो सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब यहाँ पर अगर आप कैपिटल सी मानते तो इनको अरेंज करने में क्या आता है, यहाँ पर इसको इस तरफ ले आते और ये हमारा हो जाता log y माइनस log x बराबर सी आ जाता। फिर उसके बाद यहाँ से हमारे पास क्या आता है, log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं और यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता log, ठीक है, और ये आ जाता है c। अब हम log हटा ना पाते, है ना? तो log को हटाने के लिए अगर ये भी log होता तब काम हो जाता। इस वजह से हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पर log आया, यहाँ पर log आया, 2 में भी log आ गया तो तीसरे फंक्शन को आपको log लेना होगा, यानी जो कांस्टेंट है उसको log लेना होगा, ठीक है? फिर भी कोई बाउंडेशन नहीं है, नहीं लेना चाहते हो तो ना लेना, लेकिन अगर नंबर लेना है तो फिर लेना पड़ेगा। हमारे हिसाब से हमेशा याद रखना, बस दिमाग से याद रखना है कि अगर यहाँ पर log आया, यहाँ पर भी log आया तो फिर log से ले लेंगे, ठीक? कोई वो नहीं है, आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे log, यहाँ log तो log से ले लेना है, कुल मिला के ये रखना है। चलो समझ में आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाकी एक क्वेश्चन और पूछा गया था, तो अगर वो न्यूमेरिकल भेज दोगे तो फिर पूरा करा देंगे उसको, ठीक? चलो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये कॉन्सेप्ट बताया है जो एक और पूछा था, ठीक? समझ में आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।